सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नाउ टुडे मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, और ये जनरली बेस्ड ऑन द सेट है। हमारे पास 2 सेट्स हैं। जनरली यदि हम इनको लें कि रिलेशन किन किन चीज़ों में है, जनरल लाइफ में हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। रिलेशन एक वर्ड जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एवरीवेयर कहीं भी हम यदि बात करते हैं तो रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। एक फैमिली में कुछ मेंबर हैं, कोई एक दूसरी फैमिली है उसमें कुछ मेंबर हैं, तो हर मेंबर का दूसरे किसी मेंबर से दूसरी फैमिली के हर मेंबर से कोई ना कोई रिलेशन है। जनरली हम एग्जांपल लें, हमारे पास सेट ए है और सेट ए में कहा जाए कि यहाँ ए बी और सी एलिमेंट है। दूसरे सेट में हम कह देते हैं ये 1 2 3, बी सेट में 1 2 3 एलिमेंट है। तो इनका आपस में कोई रिलेशन है। यदि रिलेशन की बात करेंगे तो वो हम उन सबसे पहले सेट लेंगे। हमारे पास वर्ड है सेट्स, और सेट में ही हमें जो रिलेशन दिखाना है। अब यहाँ ए का रिलेशन 1 से हो सकता है, ए का 2 से भी हो सकता है, ए का 3 से भी हो सकता है, बी का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से भी होगा, C1 C2 C3, ये सब रिलेशन हो सकते हैं। हम इनको कहते हैं रिलेशन। बट उससे पहले हमारे पास एक वर्ड यूज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। इसी हम सेट से बात करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनाना चाहे तो सेट ए में यदि हमारे पास ए बी एंड सी 3 एलिमेंट थे, और सेट बी में भी हमारे पास 3 सेट एलिमेंट थे एज 3, तो यदि हम यहाँ ए क्रॉस बी लिखना चाहेंगे तो ए क्रॉस बी में हमारे पास जो रिलेशन होगा इन सारे सेटों का होगा, और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने ए को 1 के साथ रिलेट किया तो A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से हम रिलेशन बना देंगे। और यही क्रॉस जो हम ए और बी में क्रॉस दिखा रहे हैं उसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। अब इन सेट्स में हमारे पास ये रिलेशन बने, इन रिलेशन को कहते हैं ऑर्डर। अब बात करते हैं ऑर्डर की, तो यह है ऑर्डर पेयर। तो ये हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बने, कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों 9? क्योंकि हमारे पास सेट ए में 3 थे और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों को हम इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 9 हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे। अब ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। जनरली हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो हमारे पास है वो ए सेट में है और यहाँ 1 2 3 बी सेट में है। तो जनरल हम इसको लिखेंगे x एंड y आर ऑर्डर पेयर ऑफ 2 सेट्स as x belongs to A and y belongs to B। यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे कि जो x एलिमेंट है वो सेट A का होगा और y जो होगा सेट B का होगा। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट सेट का तो सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट का। इन केस यदि ये B क्रॉस A हम ले लें तो ये सब ऑर्डर चेंज हो जाएंगे एज 1A 2A 3A, फिर 1B 2B 3B 1C 2C एंड 3C। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ
अकॉर्डिंग टू सेट इनके ऑर्डर के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ बी में जो था 1 2 3 एलिमेंट थे और ए बी सी हमारे ए में सेट थे, तो इसके लिए हम यदि लिख रहे हैं तो एक्स वाई, तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x बिलोंग्स टू b है एंड y बिलोंग्स टू a होगा। मींस पहला एलिमेंट पहले सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। अब हमारे पास ये क्लियर होगा कि हम ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। पेयर जो बनते हैं फर्स्ट एलिमेंट का साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, सेकंड एलिमेंट का, इन तीनों के इंडिविजुअल साथ या थर्ड एलिमेंट के साथ जो पेयर बनते हैं उनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ऑर्डर पेयर में पहली जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हमारे पास जो पेयर बनता है उसमें पहला एलिमेंट हमारे पहले सेट का और सेकंड एलिमेंट हमारे सेकंड सेट का होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब वर्ड आती है इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर पेयर। अब हमारे पास दो पेयर हैं। अब हम सपोज करते हैं कि यदि हमारे पास ये A1 एंड B1 एक पेयर है और सेकंड A2 एंड B2 है, तो ये तभी इक्वल होंगे जब A1 इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इक्वल टू B2 होगा। अदरवाइज इक्वल नहीं है। यदि ये कहने लगे कि 1 2 एंड 2 1 क्या इक्वल हैं? नो, ये इक्वल नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है प्लेस चेंज हो गया। इन केस यदि ये 1 है ये 2 है तो ये 1 2 ही होना चाहिए। इनके एग्जांपल में ले ले 1 1 1 2 also 1 2, यानी कि 1 1 के इक्वल है 2 2 के इक्वल है। यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन क्या हो सकता है? जनरली इक्वल सेट की बात करेंगे तो यदि हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास x की वैल्यू मिसिंग वैल्यू को फाइंड करनी है इक्वल सेट में, तो यहाँ कोई एग्जांपल हम ले एज x + 3 एंड y एक सेट है और दूसरा सेट कह देते हैं ये 4 + 3 4 एंड 3, तो यहाँ x + 3 = 4, तो x = 4 - 3 = 1 आएगा और यहाँ से y = 3 आएगा। तो यहाँ पर जो x और y की वैल्यूज थी हम इसको इक्वेट करेंगे और x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ सेटों का आपस में रिलेशन हो सकता है जिसको हम कार्जियन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ रिजल्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द 3 सेट्स यूज हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस हो सकता है। जनरली हम 2 सेट्स या 3 सेट पर बहुत सारे फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। बट इतना ही हमें बेसिक्स समझ में आ जाए कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, देन फिर ऑर्डर पेयर क्या करेंगे और फिर हम यदि इक्वलिटी करें तो कैसे करेंगे। एक और बात आती है यदि हमें कहा जाए कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें यदि हम और सपोज करें कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ए बी सी है और ग्राफ पे हम दिखाना चाहते हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर में ए एज ए कोऑर्डिनेट 1 and 2 है, बी 2 3 है, सी 3 4 है, तो हम इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हमारे पास 1 2 3 और ये 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए। जनरल ये हम बात करेंगे 1 2 का होगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 मार्क करेंगे, 1 और 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 3 यहाँ होगा, 3 4 यहाँ होगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो गए। इन केस यदि हमारे पास 2 सेटों का दिया जाए, एक ए सेट में हमारे पास कह दें कि ए में हमारे पास 1 and 2 एलिमेंट है और बी में कह दें 2 and 3 है, तो यहाँ हमारे पास ऑर्डर पेयर कुछ चेंज हो जाएंगे। जैसे कार्डियन प्रोडक्ट बनाएंगे हम यहाँ तो क्या होगा 1 के साथ A क्रॉस B यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 2 एक ऑर्डर आएगा, एक 1 3 आएगा। यदि 2 के साथ बनाएंगे तो 2 2 आएगा और एक आएगा 2 3। सेम यदि हम इन्हीं पॉइंटों पर यहाँ इसको डेवलप करते हैं तो 1 2 ये पॉइंट आ गया, 1 3 ये पॉइंट आएगा, 2 2 ये पॉइंट आएगा और 2 3 ये आएगा। तो यदि हम इनको रिप्रेजेंट करें
ये आपके पास 1 2 पॉइंट था, ये आपके पास 2 2 था, ये 2 3 था और ये आपका 2 1 2 1 3। तो ये पॉइंट हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। तो ये कार्डियन प्रोडक्ट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी इसी फॉर्म से होगा। अब ये बने कहाँ से हमारे पास फर्स्ट सेट ए में भी 2 एलिमेंट थे और बी में भी 2 एलिमेंट थे, तो उनसे क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर मिले और 4 ऑर्डर पेयर को हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट छोटा सा है जिसमें हमें कार्डियन प्रोडक्ट बनाना है, देन ऑर्डर पेयर बनाने हैं, उसके साथ साथ फिर हमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चनों को फाइंड करना है। ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट आगे है रिलेशन। नाउ मैथ क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाउ टॉपिक इज रिलेशंस। फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर पेयर था, सेकंड रिलेशन है और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शन होगा। बट अभी हम रिलेशन पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन मीन्स होता क्या है। रिलेशन जनरली हम बात करें तो यदि एक फैमिली है या एक सेट है एज ए और इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और दूसरा एक सेट है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट है। जनरल समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि एक फैमिली में 3 मेंबर हैं और दूसरी फैमिली में 2 मेंबर हैं और वो आपस में किसी रिलेशन में हैं। एज फॉर एग्जांपल हम 2 बच्चों के रिलेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे कि एक फैमिली में 3 मेंबर्स हैं और उनके बुआ के बच्चे या मामा के बच्चों में आपस में जो रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन जरूर होगा। सेम वही यहाँ 2 सेट हैं, उन 2 सेट में यहाँ 3 एलिमेंट है और यहाँ 2 एलिमेंट हैं। हम उन दोनों को एज ए रिलेट करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। नॉर्मली कितने रिलेशन बनेंगे हम उनको ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे ऑर्डर पेयर होगा, सबसे पहले ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ, तो हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। तो यदि हमारे पास ए सेट में हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट थे और बी सेट में हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए 1 के साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी। कार्डियन प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं तो A1 फिर आएगा A2 फिर आएगा B1 B2 C1 एंड C2। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब यहाँ टोटल ऑर्डर पेयर कितने हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ NA कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A is 3 एंड NB नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B is 2। तो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो NA क्रॉस B जो होगा वो 3 into 2 होगा। तो यही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर में ये होगा, बट हमने एक वर्ड और यूज किया है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब होता है सबसेट ऑफ द A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ सबसेट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, यहाँ हमें लिखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन is to the power m into n, as हमारे पास m is the number of element of first set, n is the number of element of second set, and we can write to the power m into n is the total number of relation means subsets of, या ये कह सकते हैं टोटल सबसेट subsets of A cross B equal to the power m into n, या ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A cross m, A cross B। ये तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 6 था, लेकिन पावर यदि हम रिप्रेजेंट करें पावर ऑफ दिस तो टू दी पावर m n होगा। ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है ऑर्डर फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट वर्ड आता है डोमेन।
व्हाट इज द डोमेन? तो डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जब भी हम कभी किसी ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे पास ऑर्डर होगा। इन केस यदि हम किसी सेट को लिखना चाहें, ऑर्डर पेयर को लिखना चाहें, यदि इस ऑर्डर पेयर को देखेंगे तो यहाँ A इज द डोमेन एंड वन इज रेंज। तो डोमेन और रेंज दो वर्ड्स हैं। अब डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट इज द रेंज। नाउ कम इनवर्स रिलेशन। इन केस यदि हम किसी ऑर्डर को, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास ए की सेट है और उसमें हमने सारे रिलेशन बना दिए ए बी, मीन्स ए का रिलेशन बी के साथ है, और इसको हम A रिलेटेड टू B इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन केस यदि हम इसको B रिलेटेड टू A कर दें और तो ये हो जाएगा B रिलेटेड टू A, और यही इनवर्स ऑफ दिस ऑर्डर पे है, जिसको हम इनवर्स ऑफ R को रिप्रेजेंट करेंगे, R दिस इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ A B था और यहाँ B A हो गया। जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया। इसमें A डोमेन है, B रेंज है, यहाँ B डोमेन है और A रेंज है। तो यहाँ पर ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट कम टू द टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन में यदि हम बात करें कि हमारे पास एक सेट है A और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इन केस यदि हमारे पास फर्स्ट सेट की बात करें वाइड रिलेशन, तो वाइड रिलेशन में यदि कहीं कोई सेट हमने ले लिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है, बट इन केस यदि कहीं भी हमारे पास कोई एलिमेंट ना हो, किसमें? A क्रॉस B में, कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ A B में कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी रिलेशन हो, तो हम उसको कहते हैं वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, फाई है। फिर है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में यदि हम कहें कि A क्रॉस B आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मींस यहाँ A B के क्रॉस कार्डियल प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर पेयर थे उतने ही यहाँ सबसेट हैं, मींस एवरीथिंग, ऑल, जितने भी होंगे यहाँ सारे हैं, तो उनको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। फिर होता है नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन में हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा ऑर्डर पेयर एज 1 1 2 2 3 3 और जनरली हम कहते हैं A रिलेटेड टू A, मींस जो एलिमेंट फर्स्ट है वो सेकंड है, सेकंड है ऑर्डर पेयर में देखेंगे यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम है, तो हम यहाँ कहेंगे इट इज ए आइडेंटिटी रिलेशन। मींस दोनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आर सेम, इट कॉल्ड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हमारा यही आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, बट यहाँ हम कहते हैं कि यदि हमारे पास सेट A है और उसमें कोई एलिमेंट A B C कहीं है, तो इनका जो रिलेशन होगा वो A रिलेटेड टू A हमें मिले, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मींस जो भी है वही है, A है तो A है, 1 होगा तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये सारे सेम होंगे और इट सेल्फ अपने आप से ही होगा। और कहाँ ये A क्रॉस A में मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? A क्रॉस A में ही हमें मिलेंगे ये ऑर्डर पेयर। तो ये इस तरह से हमारे इस सेट को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वर्ड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास यदि हमारे पास सेट A है और उसमें हमारे पास एलिमेंट है A B C, यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे देन A क्रॉस B, तो कुछ हमारे पास रिलेशन ऐसे भी बनेंगे A B A B होगा, क्योंकि हम इसी को A और B में A और A में करते हैं, A क्रॉस A, क्योंकि A को ही बनाना है। तो यहाँ से जब बनाएंगे तो हमारे पास A B B A A C C A, इस तरह के सारे एलिमेंट्स हमें बहुत सारे
मिलेंगे, 9 एलिमेंट्स 9 ऑर्डर पे मिलेंगे, हमने कुछ कम लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यदि रिलेशन ए बी रिलेटेड टू बी ए है, ए रिलेटेड टू बी, आल्सो बी रिलेटेड टू ए हमें मिल जाए, यहाँ रिलेशन ए बी का रिलेशन बी ए के रिलेशन के साथ होगा, तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे कि ए यदि बी के साथ रिलेटेड है, बी ए के साथ रिलेटेड है, तो इट कॉल्ड बी सिमेट्रिक रिलेशन। और इन केस यदि हमारे पास यदि हम इनको रिप्रेजेंट करें कि कोई ऐसे एग्जांपल्स लें जिससे हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाए जिसमें हम बता सकें कि ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, और यहाँ हम कह देंगे ए belongs to A, B belongs to A, B belongs to A, मीन्स यदि A और B दोनों एलिमेंट हमारे पास सेट ए के हैं। यहाँ हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जनरल समझने के लिए कि एक लाइन ले लें, वो दूसरी लाइन भी ले लें, बट वो एक लाइन दूसरी के साथ पैरेलल है, तो फर्स्ट लाइन यदि दूसरी के साथ पैरेलल है तो सेकंड फर्स्ट के साथ पैरेलल होगी। दो लाइन ले लें, परपेंडिकुलर है, एक लाइन दूसरी के ऊपर परपेंडिकुलर, दूसरी लाइन फर्स्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। यदि हम रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल लेना चाहते थे, लाइन से ही लेना चाहें, तो वन लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एक लाइन कोई भी लेंगे वो अपने आप के साथ पैरेलल होगी। सिमेट्रिक में एक लाइन दूसरी के साथ लेंगे तो दूसरी पहली के साथ पैरेलल होगी। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ रिलेशन होना चाहिए, यदि हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट ए बी सी हैं, और हम ये रिलेट कर चुके हैं कि यदि हमारे पास ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो यहाँ से जो हमें रिलेशन मिलेगा वो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। मीन्स इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, फर्स्ट लाइन L1, एक एग्जांपल ले लें, L1 related to L2 and L2 related to L3, then implies L1 related to L3। मीन्स यदि हम ये कंसीडर कर लें कि L1 और L2 दोनों पैरेलल लाइन हैं और ये L2 और L3 दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ भी पैरेलल होगी। इस टाइप की कंडीशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों बात समझ में आ गई। यदि हम फर्स्ट में देखेंगे तो हम इनको शॉर्ट में बता दें कि यहाँ हमारे पास क्या क्या केस होंगे। यदि रिफ्लेक्टिव की बात करें तो इसमें हम कहेंगे ए रिलेटेड टू ए, इसको यहाँ ए बिलोंग्स टू ए। सेकंड में कहेंगे ए रिलेटेड टू बी एम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, यहाँ भी ए बी बिलोंग्स टू ए। और यदि हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन एम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये तीनों कंडीशन हमारे पास आ गई। इन तीनों को यदि हम आप समझ लेंगे तो यहाँ 11th में तो है ही है, ये टॉपिक 12th में भी है। देन इन तीनों केसेस को कंबाइन कर दें और ये तीनों कंडीशन को कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो उस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो तीनों रिलेशन यदि सेटिस्फाई होंगे तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ आपके पास इसमें 11th में और 12th में, 11th में कम बट 12th में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, और यहाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और 12th बोर्ड में भी आता है। तो इस टाइप से ये एक क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए आ सकता है कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें 1 by 1 तीनों केसों को समझाना पड़ेगा। एज नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, और जब ये तीनों सेटिस्फाई होंगे तभी कहेंगे आप कि इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन।